इनकम टैक्स ज्यादा कटने से आप परेशान तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप इस बार से सबक सीखते हैं कि अगले साल के लिए बेहतर टैक्स की प्लानिंग की जाएगी। तो हम आपको बताने आए हैं कि अगले साल छोड़िए, इसी साल आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब तो मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, लेकिन ये मुमकिन है। कैसे? इसी पर पेश है टैक्स गुरु का स्पेशल एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मेरे साथ हमारे दो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, गौरी चड्ढा और शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। बता दूं कि जब से कोरोना की लहर चली थी, उसके बाद से पहली बार हमारे दोनों गेस्ट हमारे स्टूडियो आए हुए हैं, तो ये हम लोग के लिए एक बेहद खास दिन है। करीब 2 साल हो गए हों, क्यों कोहली साहब? ज़्यादा हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया आप लोग स्टूडियो में आए हुए। तो इस खास मौके पे हम लोग आप टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास पेश करने वाले हैं कि इस बचे हुए कारोबारी साल के चंद दिनों में भी आप कैसे अपने हज़ारों लाखों रुपए बचा सकते हैं टैक्स की देनदारी कम करके। आखिर कैसे? शुरुआत करेंगे कोहली साहब आपसे। सबसे पसंदीदा लोगों का होता है अलग अलग सेक्शन, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग कहें कि अब 3-4 दिन बचे हैं, क्या अभी भी संभव है टैक्स बचाना? क्या? जी हाँ, चलती हुई गाड़ी और निकलती हुई फ्लाइट और निकलती हुई बस लोग पकड़ते हैं, तो आखिरी मोमेंट पे बस पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, ट्रेन पकड़ना। वैसे ही 31 मार्च तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आज जब हम शो कर रहे हैं, आज समय है और मुझे लग रहा है कि 2 तरीके से आप बचा सकते हैं। एक तो आप इन्वेस्ट करके बचाते हैं, एक 31 मार्च से पहले लक्ष्मण कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगर आप करें या ना करें तो आपका ओवरऑल टैक्स आउटफ्लो कम हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि निवेश करके तो हम जिक्र करेंगे ही करेंगे अभी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आगे आगे जैसे प्रोग्राम चलेगा उसमें हम जिक्र करेंगे कैसे आप कुछ कदम ऐसे उठाएं, कुछ स्टेप्स ऐसे ने जिससे कि आपका टैक्स आउटफ्लो, पेनल्टीज हो गई या कुछ डेडलाइंस आप मिस कर देते जिसका बाद में जाके इफेक्ट पता लगता है, उस तरीके से उसको बताया जाए। मतलब टैक्स की देनदारी भी कम कर सकते हैं और कुछ ऐसे कदम आपको बताया जाए कि आप चाहें तो जो टैक्स दे सकते थे उसको या बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन एक सवाल गौरी मेरे मन में ये उठा कि पूरे साल भर तो उन्होंने टैक्स दे दिया, हर महीने सैलरी से कट आता है कि इतने पैसे इनकम टैक्स से कट गए, इतने पैसे कट गए। अब मान लिया हम कुछ निवेश कर भी देते हैं तो उसका फायदा मिलेगा कैसे, क्योंकि हमने तो टैक्स चुका दिया है। जी लक्ष्मण, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो TDS काट चुकी हैं और जमा करा चुकी हैं। तो जिन्होंने अपने टैक्स सेविंग प्रूफ्स को जमा नहीं कराया अपने एम्प्लॉयर के पास, उनका ज़्यादा TDS कट चुका है। तो अब उनको सवाल ये आता है कि अगर अब हम इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो क्या हमें ये पैसा वापस मिलेगा या हमारा जो टैक्स कट गया वो चला गया? तो ये पैसा डेफिनेटली वापस मिलेगा। आप अभी भी जो समय बचा है उसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आप रिटर्न अपनी भरेंगे मई, जून, जुलाई में, तब जाके आप उसको दिखाएंगे कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो जो बैलेंस होगा वो आपका जो है टैक्स वो रिफंड के तौर पर आपको वापस मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कि टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स बचाने के तरीके भी हैं, लेकिन आखिर टैक्स अब इस चलती हुई गाड़ी में बचाएं कैसे, ये सवाल उठता है। तो शुरुआत में करूंगा सबसे पसंदीदा सेक्शन 80C के तहत। तो 80C में तो हर कोई जानता है कि होम लोन में छूट ले लीजिए, बाकी चीज़ों में छूट ले लीजिए निवेश करके, लेकिन 80C में अक्सर देखने को मिला है कि अधिकांश लोग 80C के कुछ प्रावधानों का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें क्या है 80C में जिसका फायदा नहीं उठाते हैं और उठा सकते हैं अभी भी बचे हुए 4 दिनों में? और लक्ष्मण, आपने बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि बहुत ये लोग पैसा एक तरह से बर्बाद करना होता है। क्योंकि आप लगाइए, अगर मान लीजिए कोई आपको इन्वेस्टमेंट 8% रिटर्न दे रही है तो आप टैक्स 30% है, सोचिए 38% आपको रिटर्न आ जाता है, 30% तो टैक्स बच जाता है। तो आपने अगर वो 1.5 लाख की, जो बड़ी छोटी सी लिमिट है जिसका हम हर बार बजट से पहले चिंतन करते हैं कि बढ़ेगी, पर उस 1.5 लाख को ही आप यूज अगर नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए लक्ष्मण आपके पास पैसा ही नहीं बचा है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आपने तो सलाह दे दी, अब हमारा पैसा तो है नहीं भैया, पैसा दे दो हम कर देते हैं। तो उनके लिए हमारी सलाह यह है कि 1.5 लाख में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो खर्च करके आप बचा सकते हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फी। बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, बहुत लाखों रुपए ट्यूशन फी जाती है, उनको दिखा नहीं पाते, उसको दिखाते नहीं, भूल जाते हैं। और यही इस कार्यक्रम का पर्पस भी आपको याद दिलाना, ये आपके लिए अलार्म क्लॉक की तरह काम कर रहा है। और या फिर आप जो हाउसिंग लोन पे कर रहे हैं हर महीने, उसकी EMI का इंटरेस्ट तो आप लेते हैं सेक्शन 24 में, पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है लक्ष्मण, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 80C में जाता है। यही नहीं, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली साल में, तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी दी है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो स्टैंप ड्यूटी आप 80C में ले सकते हैं। तो भले ही 1.5 लाख आप निवेश करके नहीं, पर खर्च करके भी आप 1.5 लाख की लिमिट को पूरा यूज कर सकते हैं। हाँ। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो थोड़े से एज में बड़े हैं, जिनके बच्चे भी हैं, जो घर लेने की स्थिति में भी हैं
और ये जो लोग अभी अभी नौकरी जिन्होंने शुरू की है उनके लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है ELSS फंड्स, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत कम समय का लॉक इन पीरियड है, 3 साल के अंदर अंदर ये इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, अच्छा रिटर्न मिलता है और जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ा कॉर्पस देता है। तो जो यंग लोग हैं जिन्होंने अभी अभी नौकरी शुरू की है उनके लिए मुझे लगता है ELSS फंड्स में निवेश करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम 80C से अलग हट के कुछ सेक्शन देखें जहां पे अभी भी गुंजाइश रहती है? बिल्कुल लक्ष्मण, वैसे तो 80 फैमिली जो है चैप्टर 6 से कहते हैं बहुत बड़ी फैमिली है। पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक साहब आए, वो कहते हैं साहब मैं ना एक गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाला हूं, ब्रांड का हम नाम नहीं लेते यहाँ पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत पॉपुलर है। वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा करूंगा साहब अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको, अब अप्रैल तो आया समझिए मैं तब लूंगा। मैंने कहा नहीं, आप अप्रैल नहीं अभी लीजिए, क्योंकि 80 EEB में 1.5 लाख रुपए तक की आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की बेनिफिट मिलती है। मैंने कहा साहब ये व्हीकल आपको 45,000 रुपए अगर मैं सस्ती करवा दूं, तो वो कहते हैं आपकी कोई जान पहचान है डीलरशिप में? मैंने कहा नहीं साहब, 45,000 रुपए आपको टैक्स का बेनिफिट 1.5 लाख इन्वेस्ट करके आपको सीधा सीधा मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि सिर्फ 31 मार्च से पहले की जाए। तो हमने उनको गाड़ी, आप मानेंगे नहीं, हाल में ही खरीदवा। चूंकि आपने गौरी ELSS की बात की इससे पहले अपने सवाल में, तो मैं चाहूंगा चूंकि हमारे दर्शक बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं, तो ये टैक्स बचाने के लिए उनके लिए कुछ तरीका? जी लक्ष्मण, बिल्कुल। देखिए हम जो सारा साल अपने दर्शकों को बताते आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का समय अब आ गया है। तो जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको गेन होता है। तो जो गेन होता है वो अब टैक्सेबल हो चुका है 10% पे, जिसमें 1 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो इसको बचाने के लिए आपको एक काम करना है, वो ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करना है, प्रॉफिट को बुक करना है और चाहे तो सेम डे पे आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बढ़ जाएगी और 1 लाख का बेनिफिट आपको इस साल मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर आप इसको हर साल करेंगे तो एक्चुअल में जब आपका गेन होगा वो ज्यादा टैक्सेबल या तो नहीं होगा या बहुत कम उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बचत करने का के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये हर एक को कर लेना चाहिए। मतलब अभी आप उसको रिडीम कर लीजिए और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, सेम डे पे री इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा और आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उस प्रॉफिट पे 1 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके ऊपर का 10% आपको टैक्स। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो इक्विटी को छोड़ के दूसरे इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां पे लोग सलाह देते हैं कि नहीं रुक जाइए क्योंकि आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। डेट फंड अगर है तो डेट फंड में हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलता है, हर साल वो इंडेक्स अनाउंस किया जाता है। तो अगर आप उसको 31 मार्च से पहले नहीं बेचते हैं तो अब आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगले साल जैसे ही 1 अप्रैल लगेगी एक नई इंडेक्स निकल के आएगी। लाजमी बात है, महंगाई तो हम देख रहे हैं, तो इंडेक्स इससे ज्यादा होगी तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा मिल जाएगा और आपका टैक्स आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो एक तरफ जो गौरी ने बताया बेचने में फायदा है, एक तरफ ना बेचने में फायदा है। यही टैक्स गुरु का जादू है लक्ष्मण, कि बेचेंगे तब भी फायदा, ना बेचेंगे तब भी फायदा, सिर्फ इसमें शर्तें अलग अलग होती हैं। लेकिन एक सवाल जो आपने कहा कि इंडेक्सेशन में आपको अगले साल रिवाइज होता है और ज्यादा हो जाता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इंडेक्सेशन जो है सो अर्बन इन्फ्लेशन के आधार पर तय किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो CPI जिसको हम कहते हैं, हाँ। उसके आधार हमने देखा है नॉर्मली 15 से 20 पॉइंट्स हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, ज्यादा भी हो सकती है, पर हालांकि महंगाई वाले तो कहते हैं कम हो तो अच्छा है, पर हाँ इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये फायदा होता है। क्योंकि महंगाई पर काबू पाना आपके हाथ में तो है नहीं, तो कम से कम इस तरीके से अपने खर्चे को, अपने टैक्स सेविंग को बचा सकते हैं। एक सवाल और कई लोगों ने कहा और कोहली साहब ने आपने कहा भी कि हम कहते हैं पैसा निवेश कर दिए बच जाएगा, पैसा आएगा कहाँ से? एक तो ट्यूशन फी वगैरह करके ये कर लीजिए, लेकिन दूसरा ये है कि कहीं जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको हम निकाल करके दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम वहाँ पे टैक्स सेविंग कर सके। ये कितना मुमकिन हो पाता है गौरी? देखिए बिल्कुल, आप एक इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, जैसे मैंने ELSS की बात की जिसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, तो वहाँ से आप पैसा निकाल के अगर उसको री इन्वेस्ट भी कर देते हैं दोबारा से ELSS फंड्स में ही, तो आपको बेनिफिट उस साल दोबारा मिल जाता है। तो डेफिनेटली जहाँ से आप एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको उस साल में मिल जाता है। तो ये एक प्लानिंग होती है जो आपको 31 मार्च से पहले पहले खुद के लिए करनी है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो आपने शेयर मार्केट की बात की, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड शेयर थे जो काफ़ी अच्छे दाम पे लोगों ने खरीदे थे, उसमें अच्छा खासा नुकसान लोगों को हो रहा है। तो वैसे लोगों के लिए कुछ खास सलाह कैसे? जी हाँ बिल्कुल, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि आपने ही पैसा लगाया किसी में। क्योंकि हुआ क्या कि आप शेयर जब लिस्ट हुआ
तो वो घाटे पे हुआ। तो आपका ये तो नहीं ना घाटा ही घाटा है, कुछ शेयर्स में प्रॉफिट भी है, तो आप उस घाटे को दिल पे पत्थर रख के नहीं, आप उस घाटे को बुक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है दूसरे शेयरों पर, ये उसको घटा देगा। तो हम तो घाटे को भी नफे में मुनाफे में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आप एक तरफ कैपिटल गेन को अपने घाटे, और अगर आपको वो शेयर रखना ही है तो आप दोबारा तो कभी भी उसको ले सकते हैं, बेच के लॉस बुक करिए, और जैसा कि अभी गौरी ने भी जिक्र किया था, उसको आप दोबारा खरीद लीजिए अगर आपने लॉन्ग टर्म पे रखना है। तो इस नुकसान में भी आपके लिए फायदे के रास्ते हैं, वो जैसा कि गौरी और कोहली साहब ने बताया, इसको अपनाएंगे तो शायद वहां भी आपको कुछ फायदा, या फिर कह सकते हैं नुकसान को कम कर सकते हैं, और टैक्स की देनदारी भी आप कम कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे है कि सीनियर सिटीजन हमारे काफी दर्शक हैं, और वो भी सोचते हैं अंतिम समय पे, चूंकि कमाई का जरिया काफ़ी सीमित हो जाता है इस उम्र में, तो अंतिम समय कुछ ऐसा कर लें, कुछ पैसे बच जाएं, कुछ टैक्स की देनदारी बच जाए, तो उनके लिए कुछ उपाय? देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जहाँ तक मुझे दो चीज़ें ध्यान आ रही हैं। एक तो उनको 80 TTB में बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे उनको जो भी इंटरेस्ट उस साल में मिलता है उसका बेनिफिट मिलता है, उसमें उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है 80D की, उसमें सीनियर सिटीजन्स जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो उनको 50,000 तक का बेनिफिट मिलता है, और वो डिडक्शन ले सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स, यानी कि उन्होंने कोई खर्चा किया, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके जो इनवॉइसेस हैं, जो रिसीट्स हैं, वो संभाल के रखिए, और अगर कोई खर्चा वो अगले साल में करना चाहते हैं, अप्रैल के महीने में करना चाहते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा पीछे कर ले, इसी साल कर ले, उनके पास इनवॉइस आ जाता है, तो वो उस बेनिफिट को इस साल में क्लेम कर सकते हैं। तो आपका सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए भी तरीके हैं पैसे बचाने के। अगर आपके मेडिक्लेम पे खर्चे हुए हैं, बीमारी के इलाज में खर्च हुए हैं, तो आप इस तरीके से अपने रसीद को दिखा करके आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं, तो एक तरीका है। लेकिन इन सब के बीच आपको 31 मार्च की डेडलाइन का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये सारा काम आपको 31 मार्च तक करना है, और 31 मार्च तक कई और भी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो वरना आपको भारी पेनल्टी जैसे चुकानी पड़ सकती है। आखिर वो सारी बातें कौन सी है बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का ये स्पेशल एपिसोड, जहां हम आपको बता रहे हैं कि कारोबारी साल के बचे हुए इन चंद दिनों में आप कैसे निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, यानी अभी भी आपके पास टैक्स की देनदारी चालू कारोबारी साल में कम करने के रास्ते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक जो सबसे पॉपुलर लोगों का टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है PPF। कई लोग ऐसे हैं जो नए रिजीम में भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो PPF में कई बार लोग पैसा डालते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव होगा? जी लक्ष्मण, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग न्यू रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको भूल जाएंगे कि PPF को ऑपरेटिव रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करनी होती है। अब न्यू रिजीम में क्योंकि हमें बेनिफिट नहीं मिलता कोई भी डिडक्शंस का, जैसे ATC तो बिल्कुल नहीं मिलती है, तो लोग कहते हैं कि जमा ही नहीं कराते, PPF में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो कि 500 रुपए है, अगर उसको जमा नहीं कराते हैं, तो आपका PPF अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, और आगे जाके आपको उसको एक्टिव कराने के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली 31 मार्च से पहले आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन अपने PPF अकाउंट को जारी रखने के लिए देनी है। एक और सेक्शन है, वो है 194IB। इसमें कई बार लोग जो है किराया का जो TDS वो भूल जाते हैं और बड़ा महंगा पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। 50,000 से ऊपर अगर आपका किराया है, भले ही आप सैलरीड हैं, बिजनेस करते हैं, और आपके लैंडलॉर्ड को आप दे रहे हैं, तो साल में एक बार आप भी डिडक्टर बन जाते हैं। साल में एक बार आपको 5% उस पर टैक्स काट के जमा करना होता है, और ये जमा करने का प्रोसीजर बहुत आसान है, पर क्योंकि साल में एक बार होता है और आप प्रोफेशनल डिडक्टर तो है नहीं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। और साहब, अगर TDS आप भूल गए तो बहुत सिवियर प्रोविजंस है उसके लिए। तो ये आपको अलार्म क्लॉक की तरह आज इस कार्यक्रम में ये स्टेटमेंट काम करनी चाहिए। अभी फौरन आप उसको जमा कर दीजिए, और आपके मकान मालिक को भले ही कट के मिले, पर मकान मालिक को पता होता है कि मुझे किराया 95% ही मिलेगा, 5% मेरा 26 AS में दिखने लगता है। ये बचे हुए 3-4 दिन में करना संभव है। अरे 31 मार्च रात को 10 बजे भी बैठेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं करो तो फिर आपको पेनल्टी चुकानी बिल्कुल। TDS की पेनल्टी बहुत सख्त है लक्ष्मण। सख्त है। इसको लेकर सरकार भी पिछले कई दिनों से लगातार कई नए नोटिफिकेशनों को जारी करती रहती है। एक है आपको एडवांस टैक्स को लेकर के, इसमें कई बार तो एडवांस टैक्स तो अमूमन कट जाता है, साल के 11 महीने में कट चुके रहते हैं, लेकिन तब भी कुछ कम पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? जी लक्ष्मण, देखिए हमने कई शोज किए जिसपे हमने अपने दर्शकों को बताया कि जिनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, उनको टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, उनको एडवांस टैक्स देना है। तो उस केस में अगर आपने 15 मार्च तक की इंस्टॉलमेंट भी मिस कर दी है,
तो भी आप 31 मार्च से पहले पहले अगर जमा करा देते हैं तो कुछ हद तक आप जो 234A B C का इंटरेस्ट है वो बचा पाएंगे। तो अगर आप पहले असेस कर लीजिए आपकी कितनी टैक्स की देनदारी बनती है, 10,000 से ज्यादा बनती है, एडवांस टैक्स नहीं दिया है तो अब भर दीजिए, कुछ इंटरेस्ट आपका जरूर बच जाएगा। तो इस तरह से इसका आप एडवांस टैक्स अगर आपका खत्म हो चुका है, नहीं जमा करा है, तो उसको जमा करा दे, जो भी 31 मार्च से पहले। क्यों इसमें टैक्स की देनदारी की बात आपने की, तो इसमें फॉर्म जो AIS है उसको लेके काफ़ी लोग उत्सुकता रहती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कई लोगों का सवाल इसमें आ रहे थे, तो AIS को लेकर मुझे लगता है काफ़ी प्रॉम्प्ट हो गया, तुरंत अपडेट आता है उसमें। प्रॉम्प्ट तो हो ही गए लक्ष्मण। बहुत सारे टैक्स पेयर्स वो जो AIS में खबर छप जाती है उसको सुन के हैरान हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप, ये कहां से पता लग गया इनकम टैक्स को, इनको तो हमारी इस FD का भी पता है, इनको तो हमारे पोस्ट ऑफिस का भी पता है। तो मुझे लग रहा है उसको आपको निरंतर चेक करना लेना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते थे जानबूझ के, या भूल जाते थे तो इनकम टैक्स को पता ही ना चले। पर ये AIS ऐसा जादुई चीज निकाली है कि लोग चक्कर में है। तो मुझे लग रहा है साहब उस AIS पर निरंतर नजर रखिए, जिसके आपको शौक ना लगे, और अपनी टैक्स प्लानिंग आप AIS में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम इसको अच्छे लेते हैं कि आप भूल ना जाएं कुछ ऐसी चीज जो कि AIS में दिख रही है और आपको उसमें टैक्स प्लानिंग की आवश्यकता है। AIS मुझे लगता है लक्ष्मण कि AIS चेक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और उसमें बहुत सारी गलतियां नजर आ रही हैं। जो ट्रांजैक्शन आपने की नहीं, जो इंटरेस्ट आपने कमाया नहीं, वो भी AIS में दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है, फीडबैक डिपॉजिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए और उसमें आप अपना जो रेक्टिफिकेशन है वो करा लीजिए। लेकिन आपको तत्काल जमा कराना पड़ेगा, या तो जमा कराना पड़ेगा, या आपकी जो टैक्स की प्रोफाइल है उसमें कुछ ऐसा एक्शन लेना है कि मुझे, जैसा या गौरी ने कहा, आपने फीडबैक देना है कि ये मेरा है ही नहीं भैया, ये तो ट्रांजैक्शन किसी और का मेरे में दिख रहा है। कुछ भी एक्शन लेना है, मुझे लग रहा है 31 मार्च से पहले वो मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन कि हम लोग इनकम टैक्स के साथ साथ बात हर एपिसोड में करते हैं GST की भी, तो GST कारोबारियों के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। GST कारोबारियों के लिए LET का मामला जो है उसमें भी 31 मार्च का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है लक्ष्मण, खासकर वो व्यापारी, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं। $400 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया पहली दफे, तो एक्सपोर्टर्स की संख्या बढ़ रही है उनका। तो 31 मार्च से पहले आपको LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप फाइल करते हैं तो इसमें आपको साल भर वो टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता। LUT फाइल करने के बाद आपकी वो एक्सपोर्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट तो वैसे भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए। जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर के लिए है। देखिए, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहते हैं, जैसे कि शरद जी ने कहा कि आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, तो उस केस में आप LUT फाइल कर दीजिए और आपको टैक्स जमा कराने की ही कोई जरूरत नहीं है, बाद में रिफंड लेने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप इसका ध्यान बिल्कुल रखें अगर आप GST कारोबारी और एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं टैक्स गुरु के इस खास एपिसोड में कि कारोबारी साल के बचे हुए इन चंद दिनों में आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी टैक्स की देनदारी कम हो सकती है। और इस चर्चा में हमारे साथ दो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा। सबसे पहले एक जो बात अब है वही, कोरोना के काल में कई सारे लोगों ने विदेश छोड़ के भारत में आ गए, तो उनको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक इशू रहता है हमेशा जब भी आप टैक्स की देनदारी चुकाते हैं। तो इनको 31 मार्च तक भी चीज़ें अपनी चेक करनी होती है, तो उसमें कहाँ कुछ है जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, जो लोग भारत वापस आ गए हैं तो उनको 31 मार्च से पहले अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है कि वो NRI हैं, रेजिडेंट हैं, या उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि जो स्टेटस है उसके हिसाब से ही उनकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है। हालांकि थोड़ा सा पहले कर देते और कुछ ही दिन अगर आपके बचे हैं NRI होने में, तो आप थोड़ा सा ट्रैवल करके उसको बचा सकते हैं, लेकिन अब तो दिन ज्यादा बचे नहीं है, तो आपको सिर्फ डिटरमिन करना है कि आपका स्टेटस क्या है और उस हिसाब से अपनी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी है। मुझे लगता है कि इस साल बजट में सरकार ने इस नियम में भी कुछ बदलाव किया था पिछले बजट में। जी हाँ, वो कोरोना के दौरान और गौरी ने तो सलाह दे दी, कुछ उनको घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ दिन में आप NRI हो रहे हैं तो टैक्स बच सकता है, तो आपको एक हॉलिडे का रीजन बन गया। हॉलिडे का रीजन, अभी तो वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट खुल गई है, तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल 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 तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से टैक्स बचा भी सकते हैं, लेकिन अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए, वो भी 31 मार्च से पहले, और उसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी बनती है। और अलग अलग एपिसोड में हमने बताया भी कैसे किस NRI के लिए कितने दिन रहने पर किस तरह की टैक्स की देनदारी बनती है। एक है आपको बिलेटेड रिटर्न की बात आती है, उसमें भी कई लोग पीछे रहे तो उनको तारीख का ख्याल नहीं रहता है, अमूमन 31 दिसंबर होता है, लेकिन इस बार सरकार ने उसको बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, 20-21 की फाइनेंशियल ईयर की, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर रिटर्न है तो बिलेटेड रिवाइज दोनों, जी हाँ बिल्कुल, उसकी भी साहब 31 मार्च लास्ट डेट है। उस
ट्रेन, उस बस, उस फ्लाइट को मत निकलने दीजिए, क्योंकि वो मौका फिर हाथ से चला जाएगा और आप उसको नहीं, क्योंकि बिलेटेड मतलब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है और रिवाइज मतलब कुछ गलती आपको दिखी, आप दोबारा करना चाहते हैं, तो ये दोनों मौके हाथ से 31 मार्च के बाद चले जाएंगे लक्ष्मण। तो अभी 31 दिसंबर की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब करेंगे तो क्या कुछ पेनल्टी और लेंगे हम? पेनल्टी, मुझे लगता है कि लक्ष्मण यहाँ पेनल्टी 234F की हम बात करें, बहुत छोटा अमाउंट है और रिवाइज करने में कई बार टैक्स कहीं ज्यादा बचता है, गलती कहीं ज्यादा सुधारी जाती है, उसके सामने 234F की पेनल्टी छोटी पड़ जाती है। तो आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपको पैसा भी आपके हाथ में आता हुआ दिखे। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक चूंकि शो का समय खत्म होने जा रहा है गौरी, तो संक्षिप्त में आपसे चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, लेकिन उनके आमदनी के कई और भी जरिया होते हैं, तो कई बार ये सारी जानकारी एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं, जाने अनजाने में नहीं बताते हैं, तो इनके लिए अभी भी मौका है, बता सकते हो? जी लक्ष्मण, देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी जानकारी अपने एम्प्लॉयर को देनी है। जैसे आपको कोई एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है या रेंटल इनकम आ रही है, जरूरी नहीं है आपको एम्प्लॉयर को बताना है, लेकिन बता देते हैं तो बेटर है, ताकि वो उस हिसाब से टीडीएस काट ले। हालांकि आपको अल्टीमेटली टैक्स तो देना ही है, सेल्फ असेसमेंट पे दे या एम्प्लॉयर टीडीएस काट ले, बात एक ही है। एम्प्लॉयर को दे देंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। हाँ, आपकी अपनी जो झंझटें वो खत्म हो जाएंगी और जैसा ही गौरी ने बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ से दूसरे स्रोत से आमदनी हो रही तो अपने एम्प्लॉयर को बताइए, ताकि अपने हिसाब से टैक्स की देनदारी आपको ऊपर जो बनती है वो काट लें, तो फिर आपका झंझट जो है काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखेगा। तो ये सारी बातें थी जिनका आपको ख्याल रखना है और बहुत जल्द इन सारी बातों पर अमल भी करना है, क्योंकि मुश्किल से चंद दिन बचे हुए चालू कारोबारी साल खत्म होने में, और अभी भी आप टैक्स बचा सकते हैं इन सारे तरीकों पर अमल करके। लेकिन अगले कारोबारी साल में आपको बताएं कि अगले कारोबारी साल में टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके होंगे। इसके लिए देखते रहिए टैक्स गुरु। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।